तो मित्रों, आज मूलतः तो ये कहा गया था मुझे काव्य पाठ के लिए, और दो चार कविताएं शायद मैं पढूं और पढ़ना भी पसंद करूं, लेकिन मैंने यही सोचा था कि ऐसे समय में हम काव्य पाठ क्या करें, जबकि हिंदी का नहीं और तेलुगु का भी नहीं, भारतीय भाषा का सबसे बड़े जो भारतीय कवि आज जीवित कवियों में हमारे बीच है, क्रांतिकारी कवि वरवर राव, वो जेल में है। जेल में वो कोरोना के शिकार हुए और अब वो उनका गंभीर रूप से इलाज चल रहा है। तो ऐसे समय में चुपचाप काव्य पाठ करने का तो कोई मतलब नहीं है। जो परिस्थिति है इसकी चर्चा किए बगैर, इस पर बात किए बगैर तो नहीं किया जा सकता। इस देश में जो हो रहा है, जो हुआ है, ये कुछ नया नहीं है। वरवर राव हो या गौतम नौलखा या सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबे, साईं बाबा इत्यादि अभी जो मानव अधिकार के लिए काम करने वाले लोग जेल में हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, नई परंपरा नहीं है। आज़ाद भारत का बहुत प्राचीन उपहार है, शुरू से ये होता रहा है। लोकतंत्र के नाम पर ये अन्याय अत्याचार होता ही रहा है हमारे देश में। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले जब ये होता था तो प्रतिरोध और प्रतिकार की आवाज़ें सरकार बहुत दूर तक अनसुनी करती थी, तो कभी सुन भी लेती थी। अब अनसुनी करने का उनका ढंग कुछ बदल गया है। अब पहली बार ये हो रहा है कि कम्युनिटी के भीतर, समुदाय के भीतर, समाज के भीतर से प्रतिरोध को दबाने की आवाज़ उठती है। सत्ता को सीधे कार्रवाई नहीं करनी होती है, उसके भीतर से ही आती है और आवाज़ आती है। तो सत्ता ने इस तरह से अपने तंत्र को विकसित किया है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां हम लोगों के सामने आती जाती रहती हैं और उस पर बातचीत होती रहती है। कम्युनिटी के भीतर की आवाज़ जैसी आवाज़ अगर मैं ये जनशक्ति पर हूँ तो उठेगा। जैसे मैं कहना चाहूँगा, मैं अनुरोध करूँगा, अनुरोध क्या करना है, इस सरकार से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम एक अपनी तरफ से एक नागरिक के नाते प्रस्ताव रखेंगे कि क्रांतिकारी कवि वरवर राव को, जो बहुत बीमार भी हैं, अविलंब रिहा किया जाए। तो सबसे पहले जनता के भीतर एक पक्ष है जिसकी आवाज़ आएगी कि आप होते कौन है ये कहने वाले, आप तो फला जाति के हैं, आप तो फला है, आप उसके पोते हैं, इस तरह की आवाज़ आएगी। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है यही नई है। सत्ता का दमन नया नहीं है, दमन का यह जो रूप है, जो सोसाइटी तक या कम्युनिटी तक पहुंच गया रूप जो है, ये नया है। इस नए रूप को पहचानने की ज़रूरत है और इस नए रूप को में जो लोग हैं उन्हें देखने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो और जो हो रहा है, एक तरफ तो बीमारी है, महामारी है और संकट है, हम देख रहे हैं, लेकिन संकटों का भी कैसे लाभ उठाया जाता है, इसकी बड़ी परंपरा भी है। जब वरवर राव जी के बारे में खबर आई कि वो कोरोना से ग्रस्त हैं, कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं, तो सबसे पहले मुझे अमेरिका में यूरोप के लोग जो गए थे उनकी कार्रवाइयाँ याद आई। मित्रों, आप जानते हैं कि जब लैटिन अमेरिका और अमेरिका का जो मुल्क था, जिसे इन लोगों ने रेड इंडियन कहा, वो रेड इंडियन लोग, उनकी सभ्यता यूरोप की तुलना में और एशिया की तुलना में भी ज़्यादा जटिल और बेहतर सभ्यता थी। माचू पिचू की पहाड़ियों पर जो किले उन्होंने बनवाए थे, वैसे किले उस ज़माने में दुनिया में और कहीं नहीं बनवाए जा सकते थे। तो कई तरह की टेक्नोलॉजी, कई तरह के उत्पादन और में वो बहुत आगे थे दुनिया से, और उनके पास बहुत कुछ थी, लेकिन एक चीज़ उनके पास नहीं थी, बंदूक। बंदूक नहीं थी और कोलंबस बंदूक लेकर गया, उसने आंख मूंद कर हत्याएं की और उस पूरी सभ्यता को ध्वस्त किया। खैर, वो याद इस ध्वस्त के प्रसंग में नहीं आया था मुझे, याद इस प्रसंग में आया कि इन लोगों ने, वे लोग मारे गए या बचे, वो जंगलों में छुप गए, इनके अधीन कभी नहीं हुए। ये अफ्रीका से ले गए गुलाम बनाकर लोगों को, जो आज भी वहाँ है, और वहाँ वो समस्या श्वेत और श्वेत की समस्या भी है, लेकिन रेड इंडियन कभी इनके अधीन नहीं हुए। वो जंगलों में छुप गए और जीते रहे। तो उनको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे जो उपक्रम किए थे, ये समय विस्तार का नहीं है, उस विस्तार से बातचीत नहीं करूँगा। तो उसमें एक यह भी था कि वे उनको बुलाकर कंबल बांटते थे दान स्वरूप, तो लगता था कंबल दे रहे हैं ओढ़ने के लिए, और उस कंबल में प्लेग के पिस्सू डाल देते थे।
ताकि उनको प्लेग हो जाए और मर जाए। तो ये खतरा ये किया है यूरोप ने, और यूरोप के पूंजीवाद ने, और यूरोप जो आज मानवतावाद और आधुनिकता की बात करता है, उसके बर्बर मध्ययुगीन उसके पूर्वजों ने यह काम किया है कि कंबल में प्लेग के पिस्सू डालकर बांटा ताकि लोग मर जाए। और हमारा देश और लगभग बहुत बड़ी दुनिया इस समय यूरोप की अनुयायी हो रही है। और कोरोना जब फैला है तो मुझे इस बात का भी डर लगा रहता है हमेशा कि कोरोना को फैलाने का भी, अपने विरोधियों के बीच में इसे फैलाने का भी कोई उपक्रम हो रहा है क्या? ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। बहरहाल इस पर कुछ विस्तार से न बात करेंगे, न इसके बारे में मेरे पास बहुत जानकारी है, लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में इससे बचने और विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए वरवर राव को अविलंब रिहा कर दिया जाना बहुत जरूरी है, ताकि लगे और हमें माने कि लोकतंत्र बचा हुआ है, और लोकतंत्र में जो अनिवार्य मानवीय पक्ष होता है उसके कुछ अंश अभी भी बचे हुए हैं इन लोगों के बीच में, ऐसा लगेगा। तो मैंने सोचा तो यह था कि सबसे पहले वरवर राव की कविताओं का पाठ करूंगा, लेकिन 2 घंटे खोजने के बाद जो परिस्थिति और समय है, मैं वो संग्रह साहस गाथा ढूंढ नहीं पाया। और जो इस पर मेरे पास चूंकि एक ही इक्विपमेंट, एक ही फोन है, तो मेरे पास और कोई है भी नहीं कि जहां से मैं कविता कोश से पढ़ सकूं। साहस गाथा मैं ढूंढ नहीं पाया, तो इसलिए मैं 2-4 बातें महत्वपूर्ण ढंग से वरवर राव जी की कविताओं पर करना चाहूंगा। वो सिर्फ इसलिए कि इस समय हिंदी में, इस समय वो सबसे बड़े भारतीय कवि हैं, लेकिन हिंदी में न तो उनकी कविता की चर्चा पर्याप्त हो रही है, ना ही उनकी रिहाई के लिए कम से कम हिंदी का जो कवि समाज है, जो साहित्य का समाज है, उस समाज की ओर से कोई गंभीर पहल होती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों है, ये देखना चाहिए, और इसके पीछे कारण क्या है। और क्या कारण है कि हमारे कवि, यूरोप के बड़े बड़े कवियों का, वो महत्वपूर्ण कवि लोग हैं, और शिम्बोर्स्का जैसी कवयित्री महान है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनका तो आदर करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनका अनुवाद छापते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वरवर राव जैसे कवि, या अभी निधन हो गया हमारे बीच से भवानंद भट्टाचार्य जैसे कवि, या फिर पाश नहीं रहे तो पाश जैसे कवि, अब सुरजीत पातर जो अभी हैं हमारे बीच में पंजाबी के, तो ऐसे कवियों की कविताएं उस तरह से न उनका अनुवाद होता है, और कभी हो भी जाए। वरवर राव जी का एक संग्रह 1996 में आ गया था, वो बहुत अच्छा भी नहीं छपा था, उसका ठीक से संपादन भी नहीं हुआ था, अनुवाद जिस तरह से किया गया था, लेकिन खैर एक संग्रह आ गया था, लेकिन उसकी कोई बहुत चर्चा हुई नहीं जिस तरह से होनी चाहिए थी। और वो उनकी न चर्चा होती है, वो न हमारे प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत यूरोप के कवि बनते हैं। तो क्या माना जाए कि हमारी संवेदना जो है उस स्तर पर है, या वहां पहुंच चुकी है जो यूरोप का स्तर है, और जो हमारा ये पिछड़ा हुआ एशियाई और भारतीय समाज है, और इस समाज के जो लड़ाकू लोग हैं, इस समाज में संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनकी संवेदना से ये जो मध्यवर्गीय हिंदी के कवि हैं, उनकी संवेदना नहीं मिलती है। मुझे तो लगता है कि ऐसा है भी, क्योंकि हिंदी में ही एक कवि हुए हमारे बीच, अभी पिछले दिनों उनका निधन हुआ। वो भी इसी तरह के कवि थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कविता को समर्पित कर दिया था। और रमाशंकर विद्रोही, और अपनी तरह की कविता, लेकिन विद्रोही जी की उतनी चर्चा नहीं हुई। विद्रोही के बारे में लोग बात नहीं करते, जब वो थे तब भी नहीं करते थे। और वो अद्भुत कविताएं हैं उनकी, एक संग्रह उनका भी छपा, और उस संग्रह की भी जितनी चर्चा होनी चाहिए थी नहीं हुई है, नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि हिंदी में मध्यवर्गीय कवियों का जो यह समूह और समाज है, इसकी संवेदना व्यापक जनता के संघर्ष और करुणा और दुख से नहीं मिलती है, उसको स्पर्श नहीं कर पाती है। और इसीलिए जो ऐसे कवि हैं, चाहे वो हिंदी के इक्के दुक्के हो, भूले भटके हो, या फिर दूसरी भाषाओं में ऐसे बड़े कवि हैं महत्वपूर्ण, उनसे इन्हीं कारणों से हम नहीं जोड़ पाते हैं, और उनके सौंदर्य को भी नहीं पहुंच पाते। जैसे वरवर राव को पढ़ते हुए मुझे लगा कि हम एक जनपक्षधर रचनाकार के नाते, और नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ते हुए श्रम के सौंदर्य की बात तो करते रहे और जानते भी रहे हैं, श्रम का सौंदर्य का अपना महत्व भी रहा है।
लेकिन एक और चीज हमने देखा कि साहस का भी सौंदर्य होता है। साहस का बहुत अभाव है हमारे समाज में, हमारी कविता में। और केदार जी जैसे कवि ने, केदारनाथ सिंह ने तो कहा भी कि ठंड से नहीं मरते शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से। तो साहस की कमी हमारे शब्द से के कारण हमारी कविता के शब्द मर रहे हैं, कविता मर रही है, वो कविता लाश की तरह हो रही है, क्योंकि उसमें एक चीज की कमी है, साहस की कमी। और साहस का जो आदर्श हो सकता है, वरवर राव जैसा कवि, जाहिर है कि उन पर हमारा ध्यान नहीं है, उनसे हम अपने को नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए कि वो है ही नहीं, वो साहस की कमी है। तो मूल रूप से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदी का समाज और हिंदी की कविता शायद इसीलिए इस क्रांतिकारी आदर्श धारा से अपना तादात्म्य नहीं बना पा रही है कि इसमें साहस की बहुत कमी है। और साहस की कमी हो तो विचार के होने का कोई मतलब नहीं होता है। आपके पास विचार तो हैं, ठीक है, लेकिन वो तभी काम आ सकते हैं जब आप उसको व्यक्त कर पाए निर्भीक होकर। तो ये निर्भीकता की एक बेहद कमी है। मैं अब आगे बातचीत करने के लिए दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ लेना चाहता हूँ। और चूंकि मुझे कविता पढ़ने के लिए भी कहा गया है, तो इस नाते ऐसी बेशर्मी तो कर ही सकता हूँ कि अपनी कविता बीच में पढ़ दूँ, अन्यथा मुझे ये कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो ये शुरुआत भी नहीं है, मैं दो छोटी कविताएं खास कारणों से पढ़ रहा हूँ। एक तो एकदम इधर की नई, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो जिसको देखना चाहिए। एक कविता है चुप्पी। ये कोरोना से कुछ पहले यानी 20 जनवरी को लिखी गई कविता है। बस सोचता रहता हूँ और चुप रहता हूँ, बस सोचता रहता हूँ और चुप रहता हूँ। वैसे एकदम तो छुपी नहीं रहती है चुप्पी, वैसे एकदम तो छुपी नहीं रहती है चुप्पी। बोलती रहती है मेरी हथेलियाँ, त्वचा से भी फूटते रहते हैं कुछ शब्द। करीने से कटे नाखून और बेतरतीब होते बाल भी कुछ कहते हैं। जो आंखें मूंद भी लूं तो पलके और बरौनियां चुप कहाँ रहती हैं, पलके और बरौनियां चुप कहाँ रहती है। बस एक जुबान ही है जो खुलती नहीं, बस एक जुबान ही है जो खुलती नहीं। ये है, हो क्या गया है कि सब कुछ तो है हमारे पास, बद्ध कवियों के पास, बस मुंह नहीं खुलता है, जुबान नहीं खुलती है। ये परिस्थिति, एक विकट स्थिति पैदा हुई है और इसी संदर्भ में, लेकिन चुप रहना अच्छा तो होता नहीं। क्या होता है चुप रहने से, इस पर एक छोटी सी कविता है। ये 1910 की कविता है, ये दूर तक चुप्पी संग्रह में है। आदमी के चुप रहने का मतलब यह तो नहीं कि उसके भीतर कोई हलचल नहीं है। आदमी के चुप रहने का मतलब यह तो नहीं कि उसके भीतर कोई हलचल नहीं है, फिर भी उन्हें पसंद है चुप्पा आदमी, फिर भी उन्हें पसंद है चुप्पा आदमी। चुप रहने से बाहर सब कुछ शांत रहता है, चुप रहने से बाहर सब कुछ शांत रहता है। व्यवस्था उसके चुप रहने की इतनी अभ्यस्त होती है कि उसे बोलने मात्र के लिए सजा दी जा सकती है। व्यवस्था उसके चुप रहने से इतनी अभ्यस्त होती है कि उसे बोलने मात्र के लिए सजा दी जा सकती है, मगर चुप रहने में भलाई बिल्कुल नहीं है, मगर चुप रहने में भलाई बिल्कुल नहीं है। चुप्पे आदमी की जमीन सबसे पहले छीनी जाती है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता। किसी आपदा में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मारे जाते हैं चुप्पे लोग। किसी आपदा में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मारे जाते हैं चुप्पे लोग। इसलिए मित्रों, चुप्पी तोड़ने की जरूरत है, लेकिन यह भी सच है कि व्यवस्था हमारी चुप्पी की इस तरह अभ्यस्त है कि बोलने मात्र की सजा दी जा सकती है। ये सब लोग जो अभी बंद है जेल में, ये वरवर राव हो, ये गौतम नवलखा हो, सुधा भारद्वाज हो, आनंद तेलतुंबे हो, इन सबको, इसमें साईं बाबा जैसे आदमी हैं जो लगभग 90% विकलांग हैं, वो चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो फिर भी जेल में क्यों हैं? बोलने के लिए। व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बोलने मात्र की सजा दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं अब ये बोल कर ही कहना चाहता हूं कि आपके अपने तथाकथित अपराधों की जांच करें, पड़ताल करें,
जो सजा दे हम देखेंगे, हम झेलेंगे, तैयार हैं हम। लेकिन बोलने मात्र की सजा की जो प्रवृत्ति है, इससे बाज आए, क्योंकि अगर ये प्रवृत्ति बनी रहेगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र में कम से कम हमारे बोलने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए हमारे बीच, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी ये लोकतंत्र के होने का कोई मायने मतलब होगा। तो मित्रों, बहुत धन्यवाद। और 2-4 कविताएं पढ़ूंगा इसी क्रम में। सच पूछे तो कुछ तय भी नहीं किया है, और किया भी था तो फिर सब कुछ उलट पलट हो गया है। हमारे देश में और तमाम चीज़ों में हो रहा है जैसे। तो सबसे पहले कविता, हालांकि ये एक दोहराव है, हमारे ज़्यादातर मित्र कल वाले ही हैं। तो कि कल मैंने कविता 1981 में लिखी एक कविता पगडंडियां से इसकी शुरुआत की थी, तो उससे ही आज भी क्यों शुरू। बाकी कविताएं मैं आश्वस्त कर दूं मित्रों आपको, शिवकाश जी हैं, मैं उनको भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि बाकी दूसरी कविताएं पढ़ूंगा। सिर्फ इस एक कविता को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इसके 2 कारण महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि ये यहाँ से मेरी कविता में एक बदलाव दिखाई देती है। उसके पहले ये कविता भी राजनीतिक है, लेकिन उसके पहले जो राजनीतिक कविताएं मेरी थी 75 से 80 तक के बीच की, कुछ ज़्यादा फ्लैट, कुछ ज़्यादा मुखर और कुछ ज़्यादा ही कहिए कि अगर इन्वर्टेड में कहे तो क्रांतिकारी थी। और उस तरह की चीज़ों का एक मतलब ये होता है कि उस तरह की कविता और उस धारा के पक्ष में बहुत सारी बातें कहते हुए अच्छी बातें कहता रहा हूँ मैं, और आगे भी कहता रहूँगा। लेकिन एक बात उसके विरोध में ही कहना चाहूँगा कि उस धारा की कविता की 70 से 74 के बीच जो मुख्य धारा थी, और बाद में जो हम लोगों के साथ हो प्रछन्न होकर या उपेक्षित होकर या अनुषंगी होकर जैसे भी कहिए चलती रही, उसकी सबसे बड़ी सीमा यह थी कि उसमें जो हमारे सामाजिक राजनीतिक वैचारिक अनुभव या कहिए कि सामाजिक राजनीतिक अनुभव और विचार जो हमारे थे, उसको जीवन अनुभव में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण उसकी वो विश्वसनीयता नहीं बनती जो जीवन अनुभव बनती है। एक आलोचना उसकी रही है। तो ये 81 वाली ये कविता ऐसी है जिसमें हमने जीवन अनुभव और विचार दोनों को शायद अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश की। इसलिए लगता है कि एक बार और इसका पाठ किया जाना चाहिए। छोटी सी है, झेल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी वाला ये एक मैंने परेशान न करने वाला कर दिया था, लेकिन लगता है कि मुझसे हुआ नहीं था, या बाद में जो खोज रहा था इधर से उधर उसमें फिर से हो गया। क्षमा करेंगे, ये व्यवधान हो गया। तो मित्रों, कविता का शीर्षक है पगडंडियां। इसके बारे में बात कल परसों कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा। हम नहीं जानते उन जगहों को, वहां वहां हमें ले जाती हैं पगडंडियां, जहां जहां जाती हैं पगडंडियां। कभी खुले मैदान में तो कभी सघन झाड़ियों में, कभी घाटियों में तो कभी पहाड़ियों में, जाने कहां कहां ले जाती हैं पगडंडियां, जाने कहां कहां ले जाती हैं पगडंडियां। राजमार्गों की तरह पगडंडियों का कोई बजट नहीं होता, कोई योजना नहीं बनती। बस बथान से बगान तक, मेड़ से मचान तक, खेत से खलिहान तक और टोले से सिवान तक तो दूसरा इसका हिस्सा है
थकी हुई नींद की तरह सपाट होती हैं पगडंडियां, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं पांव के निशान। थकी हुई नींद की तरह सपाट होती हैं पगडंडियां, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं। सपनों का जो कभी कीचड़ से गीले होकर संकल्पों के पांव में चिपक जाते हैं, तो कभी धूल से हल्के होकर इधर उधर बिखर जाते हैं। बड़ा अटूट रिश्ता होता है पगडंडियों से। सपनों का बड़ा अटूट रिश्ता होता है पगडंडियों से। सिर्फ पांव ही नहीं, सपने भी बनाते हैं पगडंडियां। सिर्फ पांव ही नहीं, सपने भी बनाते हैं पगडंडियां। पूरे गांव की जिजीविशा के पांव, पूरे गांव का गांव की तरह जिंदा रहने का सपना। और अंतिम छोटा खंड। पगडंडियों पर गाड़ियां नहीं चलती, पगडंडियों पर गाड़ियां नहीं चलती, फौजी झंडा परेड नहीं होती, टैंकों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती। पगडंडियों पर चलते हैं गांव, चलते हैं खेतों से धान के बोझे और हरे चारे लाने वाले किसान, नमक हल्दी के लिए हाट बाजार जाने वाली कलकतियों की औरतें, जलावन के लिए बगीचे से सूखे पत्ते चुनकर लाने वाले बच्चे, किसान औरतें और बच्चे जो अपनी मेहनत से इतिहास के साथ साथ पगडंडियां बनाते हैं। किसान औरतें और बच्चे जो अपनी मेहनत से इतिहास के साथ साथ पगडंडियां बनाते हैं, और जब कभी पगडंडियों को छोड़कर राजमार्गों पर निकल आते हैं, इतिहास बदल जाता है। जब कभी पगडंडियों को छोड़कर राजमार्गों पर निकल आते हैं, इतिहास बदल जाता है। बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक कविता में और पढ़ूंगा, चूंकि ये बिहार का पेज है, चैनल क्या है कहा जाए कि ये पेज है, तो इस नाते एक कविता बहुत ज़रूरी है जो मैं पढ़ूं, क्योंकि इसमें बिहार का पुराना यथार्थ भी है और उससे ज़्यादा आज का जो पूरे देश का यथार्थ है वह भी है। और ये एक यात्रा है हमारे समाज की, कविता की नहीं कह रहा हूँ, कविता पता नहीं कितने यात्रा की मैं नहीं जानता हूँ, कि जो 15-20 साल 25 साल पहले बिहार का यथार्थ था, जो हमें दिखता था खास तरह का, वह पूरे देश का हो गया है कई मायने में। और ये देखेंगे कि कुछ लोग जो उस समय इसे एक खास अर्थ में देखते थे कि ये एक खास राजनीति के लिए कविता है, आज जब आप इसे देखेंगे तो इसका एक बदला हुआ अर्थ भी दिखाई देगा। ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ और इसके साथ निवेदन कर रहा हूँ कि आप, मेरे पास सारे संग्रह रखे हुए हैं, आप लोग अपने ओर से जो बताएंगे वही पढ़ूंगा, और नहीं बताएंगे आप लोग तो मैं कोई एक कविता पढ़ के पाठ खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि संवाद के साथ ही यह हो, कुछ उधर से भी आए तो हम इधर से बातचीत करें और फिर सुनाएं। कविता का शीर्षक है जोकर। कविता का शीर्षक है जोकर। 5 छोटे छोटे खंडों में कविता है। एक खंड छोड़ूंगा बीच से और 4 खंड पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक दिन अचानक ताश की गड्डी से उछलकर सिंहासन पर जा बैठा जोकर। अचानक ही उधर से आया, देखिए लोग कितने अध्यक्ष बन रहे थे, सब खत्म हो गए। एक दिन अचानक ताश की गड्डी से उछलकर सिंहासन पर जा बैठा जोकर। देखते रह गए बादशाह बेगम, गुलाम तो खैर गुलाम थे, दहले नहले भी अवाक। छक्कों पंजों का कुछ नहीं चल रहा था, तो दुग्गियों तिग्गियों को कौन, छक्कों पंजों का कुछ नहीं चल रहा था तो दुग्गियों तिग्गियों को कौन पूछे। हालांकि लाल पान की बेगम जोर से चीखी और ऐसे दांत पीसे कि पूरी बत्ती सी चूर हो गई। लाल पान की बेगम जोर से चीखी और ईंट के बादशाह ने ऐसे दांत पीसे कि पूरी बत्ती सी चूर हो गई।
चिड़ी का गुलाम असमंजस में देर तक सिर झटकता रहा। तीनों एक के गोलबंद हुए, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो तख्त पर जम चुका था जोकर। अब तो तख्त पर जम चुका था जोकर। दूसरा खंड है। चेहरे के नाम पर कुछ रंगीन धब्बे और काली रेखाएं। चेहरे के नाम पर कुछ रंगीन धब्बे और काली रेखाएं। खुश हुए धूर्त खुर्राट लोग कि वे देंगे उसे अपने अनुरूप आकार, उसके नक्शे पर छोड़ेंगे अपनी छाप। परंतु हुआ उल्टा। वे सब के सब जो उसके पास गए, वे सब के सब जो उसके पास गए धब्बों और रेखाओं में बदल गए। वे सब के सब जो उसके पास गए धब्बों और रेखाओं में बदल गए। जोकर अब केवल सिंहासन पर ही नहीं था, दरबार में, सत्ता के गलियारों में जोकर ही जोकर थे। जोकर ही जोकर थे, एक जैसी नाक नक्शहीन आकृतियां। और तीसरा खंड, अब जाकर लगा ताश का यह 53वां पत्ता तो सबसे शक्तिशाली है। अब जाकर लगा ताश का यह 53वां पत्ता तो सबसे शक्तिशाली है। इसके तो हजार हजार चेहरे हैं। यह बेगम और गुलाम के बीच बादशाह हो सकता है, और दो इक्कों के दरमियान तीसरा इक्का। हर अवसर के अनुरूप एक चेहरा है इसके पास। हर अवसर के अनुरूप एक चेहरा है इसके पास। और धब्बों, हर अवसर के अनुरूप एक चेहरा है इसके पास, और चेहरे को पोत कर धब्बों में बदल देने की अद्भुत कला भी, और चेहरे को पोत कर धब्बों में बदल देने की अद्भुत कला भी। यह अनुष्ठान को स्वांग में बदल देता है, हर मसले को अपनी उपस्थिति मात्र से तर्कातीत बना देता है। अपने बेहुदे उच्चारण से एक एक वाक्य का सत्व निचोड़ लेता है। इसके पास एक चूसी हुई गुठली की तरह शब्द इसके पास एक चूसी हुई गुठली की तरह है, जिसे यह अपनी ऊल जलूल हरकतों के साथ झुंझुनाता रहता है देश से विदेश तक। इसके सपाट पुते भाव शून्य चेहरे पर भीतर तक कुछ नहीं है। 5 मिनट इसके लिए बहुत कठिन है। यह 5 मिनट तक किसी की बातें नहीं सुन सकता, 5 मिनट तक एक विषय पर नहीं बोल सकता, 5 मिनट तक किसी मुद्दे पर सोच नहीं सकता। हर दूसरे मिनट एक जुमला जरूरी है इसकी सेहत के लिए। यह केवल मस्खरेपन की मूर्ख मुद्राओं से भोले भाले लोगों को फुसलाता है, जो काफी है कुर्सी पर काबिज रहने के लिए, जो काफी है कुर्सी पर काबिज रहने के लिए। और अंतिम हिस्सा अभी छोड़ता हूँ, अभी 1-2 साल के बाद इस अंतिम हिस्से का समय आएगा, तब तक के लिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ये एक हमारे मित्र शिवकाश शुक्ल ने कहा है, इसमें कविता है भूख का कोरस। इसका पाठ करने के लिए तो मैं इसे पढ़ते पढ़ते उम्मीद करता हूं कि आगे कोई और आ जाएगा आपकी तरफ से के प्रस्ताव, तो उसके हिसाब से कर लेंगे, फिर उसका पाठ करेंगे। क्योंकि मैं इसे इसी तरह से आज चलाना चाहता हूँ, अपनी कविताओं को इसी तरह से रखना और पढ़ना चाहता हूँ। भूख का कोरस। और आज के समय में जबकि भूख कोरोना की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई है, और ये सामने आ गया है कि लोग कोरोना से डरेंगे ज़्यादा, लेकिन भूख से मरेंगे ज़्यादा। यह जो विडंबनापूर्ण स्थिति पैदा हुई है, उस विडंबनापूर्ण स्थिति में शायद ये 1915 यानी 5 साल पुरानी कविता शायद फिर से प्रासंगिक हो, इसी उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ। जानवर होता तो भूख को महसूस करते ही निकल पड़ता पेट भरने की जुगत में। जानवर होता तो भूख को महसूस करते ही निकल पड़ता पेट भरने की जुगत में, और किसी एक पल पहुंच जाता वहां जहां प्रकृति ने रख छोड़ा होता मेरे लिए खाना। पहुंच जाता वहां जहां प्रकृति ने रख छोड़ा होता मेरे लिए खाना। आदमी हूं भूखा, आदमी हूं भूखा, और पता नहीं कहाँ है मेरे हिस्से का खाना, और पता नहीं कहाँ है मेरे हिस्से का खाना। आदमी हूँ बीमार, और कहाँ है, आदमी हूँ बीमार,
और कहाँ है मेरे हिस्से की सेहत। आदमी हूँ लाचार और पता नहीं कहाँ है मेरे हिस्से का जीवन। कहाँ है मेरे हिस्से का जीवन। कुछ भी तो तय नहीं है, कुछ भी तो तय नहीं है। बिना किसी नियम के चल रहा है जीवन का युद्ध। बिना किसी नियम के चल रहा है जीवन का युद्ध। चालाकी करूं तो दूसरे के हिस्से का खाना भी खा सकता हूं। चालाकी करूं तो दूसरों के हिस्से का खाना भी खा सकता हूं, पर बिना होशियारी के तो अपना खाना पाना और बचाना भी संभव नहीं। बिना होशियारी के तो अपना खाना पाना और बचाना भी संभव नहीं। चालाकी करूं तो दूसरे के हिस्से का खाना भी खा सकता हूं। पेट भरने के संघर्ष से शुरू हुई थी जो सभ्यता की यात्रा। पेट भरने के संघर्ष से शुरू हुई थी जो सभ्यता की यात्रा, कुछ लोगों के लिए बदल चुकी है वह घर भरने की क्रूर हवस में। घर भरने की क्रूर हवस में बढ़ रहा है बदहजमी की दवाओं का बाजार और वंचितों की थालियों में कम होती जा रही हैं रोटियां। बढ़ रहा है बदहजमी की दवाओं का बाजार और वंचितों की थालियों में कम होती जा रही हैं रोटियां। ऐसे में कहां जाए भूखा रामदास। एक रामदास जो मार दिया गया था रणवीर सहाय का, वो रामदास अभी भी जिंदा है। अब वो भूखा है। अब उसे किसी के मारे जाने से ज्यादा भूख से मरने का संकट उसके सामने है। ऐसे में कहां जाए भूखा रामदास जो मांगना नहीं जानता और हार चुका है जीवन के सारे दांव। ठंडे और कठोर दरवाजे वाले बर्बर इमारतों के इस शहर में, ठंडे और कठोर दरवाजों वाले बर्बर इमारतों के इस शहर में भूख बढ़ती जा रही है सैलाब की तरह। भूख बढ़ती जा रही है सैलाब की तरह और उसमें डूबते चले जा रहे हैं भोजन पाने के ज्ञात अज्ञात रास्ते, और उसमें डूबते चले जा रहे हैं भोजन पाने के ज्ञात अज्ञात रास्ते। बहुत बधाई आपको और श्री प्रकाश जी को भी। और अब तो लगता है कोई नाम अभी आया नहीं है, और कोई कविता है गनीमत है। अच्छा, एक तो है चलिए छोटी सी कविता है, वही सुनाता हूं। पहले जब हमारे प्रेम रंजन अनिमेश जी हमारे पुराने मित्र हैं, गनीमत है कि वो हमें मुझे याद रखे हुए हैं, तो वो गनीमत है कविता सुनाता हूं। गनीमत है कि पृथ्वी पर अब भी हवा है। गनीमत है कि पृथ्वी पर अब भी हवा है। गनीमत है कि पृथ्वी पर अब भी हवा है और हवा मुफ्त है। गनीमत है कि कहीं कहीं खुले हैं निःशुल्क प्याऊ और कोई कोई पिला देता है बिना पैसा लिए पानी। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले प्याऊ था। कोई कोई पिला देता है बिना पैसा लिए पानी। गनीमत है कि सड़कें पैदल चलने का भाड़ा नहीं मांगती। गनीमत है कि सड़कें पैदल चलने का भाड़ा नहीं मांगती। हालांकि शहरी घरों में मुश्किल से आ पाती है, फिर भी धूप पर कोई टैक्स नहीं है। फिर भी धूप पर कोई टैक्स नहीं है। गनीमत है कि कई पार्कों में आप मुफ्त जा सकते हैं, बिना कुछ दिए समुद्र को छू सकते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। गनीमत है कि गनीमत है। गनीमत है कि गनीमत है। धन्यवाद मित्रों। और पूजा सिंह जी ने ये कहा कि कल एक कविता मुझे पढ़नी थी और सो, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया मैं, क्योंकि समय नहीं रह गया था। कहा था कि अगर समय बचेगा तो पढ़ूंगा मैं। तो वो कविता है माफीनामा। ये बहुत जरूरी कविता है मेरे लिए। ये बदले हुए समय में मैंने ये लिखा कब, ये 2009 में। लेकिन मेरे बचपन में मेरे गांव में जो मेरा हलवाहा था, उस पर मैं लिखना चाहता था और एक कविता लिखी भी थी 1977 में, जब मैं नया लिखना शुरू कर चुका था और परीक्षाएं वगैरह पास करके
एमए की पास किया था उसी समय, और कुछ कर नहीं रहा था उस समय। तो उस समय तो वो जैसी क्रांतिकारी कविता का मेरा स्वर था, उसी तरह की कविता है हलवा है भाई। लेकिन उस समय भी एक ध्यान देने की बात थी कि वो हिंदी की पहली कविता थी जिसमें हलवाहे को भाई कहकर संबोधित किया गया था, हलवाहे भाई। हालांकि उसमें मैं मानता हूँ कि उसका यथार्थ कम आया था, हमारी क्रांतिकारी बातें अधिक थी। लेकिन ये कविता है जो हमारे उस यथार्थ को बताती है जिसको बहुत बचपन से महसूस करता रहा, और मुझे लगा कि एक बार ये सब कह देना चाहिए और उस समाज से माफ़ी मांग लेना चाहिए जिस समाज को हम जैसे तथाकथित सवर्ण समाज, तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस तरह से सब समाज को देखता नहीं, लेकिन जो है ये है, और वर्चस्व वाले समाज से के कारण झेलना पड़ा है। तो खैर छोड़िए, वक्तव्य नहीं, मैं कविता सुनाता हूँ। एक और प्रस्ताव तब तक आ गया है सलवा जुडूम का, और एक नीम रोशनी में के बारे में भी कहा गया है, उसे देखूंगा। पहले ये कविता माफीनामा, भाई सुनील सिंह जी धन्यवाद, मैं इसके बाद वो पढ़ूंगा सलवा जुडूम ढूंढ कर। मेरी धमनियों में उन राजन्यों का रक्त है जो कभी क्षत्रिय थे कभी ब्राह्मण। मेरी धमनियों में उन राजन्यों का रक्त है जो कभी क्षत्रिय थे कभी ब्राह्मण, जिन्होंने बनाया था दुनिया का पहला गणतंत्र, लेकिन तुम्हें नहीं दिया था चुनने का अधिकार। तुम्हें नहीं दिया था चुनने का अधिकार। उनके सातों कुल उनके ही थे, सातों नदियों पर उन्हीं का अधिकार था, उनके ही कब्जे में थी सातों लोगों की कथाएं। सातों कुल उन्हीं के थे, सातों नदियों पर उन्हीं का अधिकार था, उन्हीं के सातों लोगों की कथाएं। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है कि तुम कहाँ थे और कैसे थे। 20वीं सदी में तुमने जिसको बहुत बहुत याद किया, उस गौतम बुद्ध ने भी तुम्हें कितना अपनाया था कुछ ठीक ठीक पता नहीं। तुम्हारे पुरखे क्या करते थे, कैसे जीते थे, तन को छुए बिना मन को कैसे छूते थे। क्या घृणा करने वालों से वे भी घृणा करते थे? क्या वे अपने घरों में भी बहुत कम बोलते थे? ये सब पता तो है नहीं, लेकिन मैं एक भरोसा महरा को जानता हूं जो हमारे खेतों में हल चलाते थे, जग परोजन में शहनाई भी बजाते थे, बातें कम करते थे, कम खाकर कम पहनकर जिंदा रहते थे। दूर से उस ईश्वर को प्रणाम करते थे जिसके मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी उन्हें। धर्म की उन कथाओं को सिर झुकाकर सुनते थे जिनमें उनके पुरखों को ही नीच पात की बताया जाता था। उन्हें लांछनों से ज्यादा पेट की चिंता थी। एक दिन चले गए दुनिया से चुपचाप, घी में तली पूरियां और आलू गोभी की रसदार तरकारी खाने की अपनी पुरानी इच्छा को अनाथ छोड़कर एक दिन चले गए। उनके बेटे तो पहले ही जा चुके थे, झड़िया अंडाल। ठीक है कि उनकी झोपड़ियां नहीं जलाई गई, उन्हें कभी लाठियों से पीटा नहीं गया, गांव से खदेड़ा नहीं गया, लेकिन जुल्म उन्होंने कम नहीं सहे। ऐसे जुल्म जिसे परिभाषित करना भी उनके बस में नहीं था, ऐसे जुल्म जिसे परिभाषित करना भी उनके बस में नहीं था। प्रतिकार की तो बात ही दूर रहे, परिभाषित करना भी बस में नहीं था, फिर प्रतिकार की तो बात ही दूर रहे। मैं शर्मिंदा हूं अपने पितरों के किए पर, मैं शर्मिंदा हूं अपने पितरों के किए पर। उन्होंने मुझे सिखाया भरोसा को छूने से अपवित्र हो जाएगी बाभन देह, और मैं दूर रहकर ही सुनता रहा शहनाई। हे पितर, मुझे आभारी होना चाहिए था। तुमने जीवन दिया, पहचान दी, अपने हिस्से की भूमि दी, जहां तक हो सका अपने दुख को छुपाए रखा। लेकिन मैं लज्जा से ग्रस्त हूं, लेकिन आभारी नहीं हूं। मैं लज्जा से ग्रस्त हूं कि पुष्ट दर पुष्ट बने रहे पवित्रता के सौदागर, और इतराते रहे अत्याचारों को धर्म संगत बताने की अपनी क्रूर चतुराई पर। तुम्हें पता ही नहीं था आदमी को आदमी न समझकर तुम खुद कितना आदमी रह गए थे। तुम्हें पता ही नहीं था
आदमी को आदमी न समझकर तुम खुद कितने आदमी रह गए थे। हमारे कंधे पर वेताल की तरह, हमारे कंधे पर वेताल की तरह तुम्हारे दुराचारों का इतिहास चढ़ा है। हमारे कंधे पर वेताल की तरह चढ़ा है तुम्हारे दुराचारों का इतिहास। अब तुम ही बताओ इसे कहाँ ले जाऊं, अब तुम ही बताओ इसे कहाँ ले जाऊं, किस आग में जलाऊं, किस नदी में बहाऊं, तुम ही बताओ इसे कहाँ ले जाऊं। धन्यवाद। और ईश्वर को लेकर लिखी 2 कविताओं का आदेश है हमारे मित्रों की ओर से। तो सबसे पहले तो ही पढ़ता हूँ एक थोड़ा सा ईश्वर। ये नहीं, गलत सोच रहा हूँ, ये संग्रह में तो होगा ही नहीं ना। ये तो इधर की कविता है जो थोड़ा सा ईश्वर। ये वायरथ में छपी थी, हाँ, ये अभी संग्रह में नहीं है। यही कविताएं हैं जहाँ से आखिरी संग्रह में भी ये नहीं आ पाई थी, उसके बाद की है। थोड़ा सा ईश्वर, थोड़ा सा ईश्वर चाहिए, बस इतना कि कमर में तेज दर्द हो तो उसे पुकार सकूं। कमर में तेज दर्द हो तो उसे पुकार सकूं। किसी बेबस, थोड़ा सा ईश्वर चाहिए, बस इतना कि कमर में तेज दर्द हो तो उसे पुकार सकूं। बीमार बेटी का इलाज हो रहा हो बेअसर तो उससे पूछ सकूं। बीमार बेटी का इलाज हो रहा हो बेअसर तो उससे पूछ सकूं। किसी बेबस बेसहारे के लिए कुछ नहीं कर पाऊं तो उसके हवाले कर सकूं। जब सूझ नहीं रही हो बेहतरी की कोई राह तो उसकी मोहतकी कर सकूं। थोड़ा सा चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ईश्वर तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि जय श्री राम कहते किसी की हत्या कर दूं। इतना ज़्यादा ईश्वर तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि जय श्री राम कहते हुए किसी की हत्या कर दूं। धन्यवाद मित्रों। और वो ईश्वर वाली ही वो कविता भी लगातार पढ़ देता हूँ, फिर मैं नीम रोशनी में पाठ की दृष्टि से नीम रोशनी में पता नहीं कितनी अच्छी है कि नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ईश्वर। भव्य मंदिर बन रहा है, हजारों छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। एक भव्य मंदिर जरूर बनाया जाएगा। यह ईश्वर तंत्र भी जो है ना, सत्ता तंत्र की तरह चलता है। जिस तरह से एक सम्राट होता है तो ईश्वरों में भी कोई एक सम्राट हो जाता है और बाकी ईश्वरों की हालत साधारण मजदूरों की जो दशा होती है उसके हिसाब से होती है। पूरा तंत्र चूंकि मनुष्य का बनाया हुआ है, सत्ता तंत्र भी मनुष्य ने बनाया है, ईश्वर तंत्र भी मनुष्य ने बनाया है, तो चलेगा ही उसी तरह से। खैर बहुत ज़्यादा भाषण नहीं, कविता में भी तो भाषण है ही। तो ये छोटे छोटे ईश्वर, छोटे छोटे मंदिरों में रहते हैं छोटे छोटे ईश्वर। विशाल ऐतिहासिक मंदिरों की भीतरी चार दीवारियों, कोनों, अतरों में बने नक्काशीदार आलो ताको कोटरों में दुब के बैठे इन ईश्वरों का अपना कोई साम्राज्य नहीं होता। ये महान ईश्वर तंत्र के बस छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। किसी किसी के बड़े ईश्वर से कुछ नाते रिश्तेदारी भी होती है और महात्म कथाओं में इस बारे में लिखे होते हैं 1-2 वाक्य। उनके पुजारी इन्हीं जैसे दीनहीन होते हैं। उनकी न तो फैली हुई तोंद होती है, ना ही गालों पर लाली। वे रेशम और साटन के महंगे रंगीन कपड़े नहीं पहनते, बस हैंडलूम की एक मटमैली सी धोती को बीच से फाड़कर आधा पहन लेते हैं, आधा ओढ़ लेते हैं। उनके त्रिपुंड में भी वह आक्रामक चमक नहीं होती, उनके त्रिपुंड में भी वह आक्रामक चमक नहीं होती। बड़े ईश्वर के महान मंदिर की परिक्रमा कर रहे लोगों को पुकार पुकार कर बुलाता है छोटा पुजारी।
अपने ईश्वर का उनसे नाता रिश्ता बतलाता है। इक्का दुक्का कोई छिटक्कर पास आ जाए तो झट से हाथ में जल अक्षत देकर संकल्प करा लेता है और फिर 1100 आशीर्वादों के बाद मांगता है 11 रुपए की दक्षिणा। इससे अधिक मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है छोटा पुजारी। लगभग अप्रचलित हो चुकी छोटी रेलगाड़ियां इन छोटे ईश्वरों पर ही चढ़ती हैं। लगभग अप्रचलित हो चुकी छोटी रेलगाड़ियां इन छोटे ईश्वरों पर ही चढ़ती हैं। बस एक बहुत ही छोटी और अविश्वसनीय कमाई पर पलते हैं इन छोटे छोटे पुजारियों के कुनवे। कई बार तो ऐसे गिड़गिड़ाता है छोटा पुजारी कि पता नहीं चलता दक्षिणा मांग रहा है या भीख, दक्षिणा मांग रहा है या भीख। पर सबसे छोटे और दयनीय होते हैं उजाड़ में नंगी पहाड़ियों पर या मलिन बस्तियों के निकट ढहते ढलमलाते मंदिरों के वे ईश्वर जिनके होने की कोई कथा नहीं होती, जिनके होने की कोई कथा नहीं होती। उनके तो पुजारी तक नहीं होते। रोटी की तलाश में किसी शहर को भाग चुका होता है पुजारी का कुनबा अपने ईश्वर को अकेला असहाय छोड़कर, अपने ईश्वर को अकेला असहाय छोड़कर। अपनी देह की धूल तक नहीं झाड़ पाता है अकेला ईश्वर, अपनी देह की धूल तक भी नहीं झाड़ पाता है अकेला ईश्वर। वह तो भूलने लगता है अपना वजूद, तभी छठे छमाहे आ जाता है कोई राहगीर। कुएं के जल से धोता है उसकी देह, मंदिर की सफाई करके जलाता है दिया। इस तरह ईश्वर को उसके होने का एहसास कराता है। तब ईश्वर को लगता है कि ईश्वर की कृपा से यह सब हुआ, तब ईश्वर को लगता है कि ईश्वर की कृपा से यह सब हुआ। कभी कभी तो शहरों के भीड़ भाड़ वाले व्यस्त चौराहों पर अट्टालिकाओं में दुबके मंदिर नुमा ढांचों में सिमट कर बैठा होता है कोई छोटा सा ईश्वर। कभी कभी तो शहरों के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर अट्टालिकाओं में दुबके मंदिर नुमा ढांचे में सिमट कर बैठा होता है कोई छोटा सा ईश्वर, धूल और धुएं में डूबा, भूखा प्यासा, कि आने वालों को कई बार पता ही नहीं चलता कि जहां वे जाम में फंसे हुए होते हैं वहां कोई भूखा प्यासा धुएं में डूबा ईश्वर भी है। वहीं उनके बाजू में है धुएं में जलती आंखें मीचे बैठा। कई कई दिनों तक अगरबत्तियां भी नहीं जलती काल कोठरी से भी छोटे उसके कक्ष में। कई कई दिनों तक अगरबत्तियां भी नहीं जलती काल कोठरी से भी छोटे उसके कक्ष में कि अचानक किसी स्त्री को उसकी याद आती है और वह एक लोटा जल उसके माथे पर उलीच आती है। छोटे छोटे ईश्वर की छोटी छोटी जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं होती, बल्कि मैं इसको थोड़ा बहुवचन कर देना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। छोटे छोटे ईश्वरों की छोटी छोटी ज़रूरतें ठीक से पूरी नहीं होती। छोटी छोटी मजबूरियां एक दिन इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि वह एकदम लाचार हो जाता है। छोटी छोटी मजबूरियां इतना विकराल रूप ले लेती है कि वह एकदम लाचार हो जाता है। तब किसी छोटे पुजारी के सपने में आता है और कहता है, तब किसी छोटे पुजारी के सपने में आता है और कहता है, आदमी हो या ईश्वर, छोटों की हालत कहीं भी अच्छी नहीं है। आदमी हो या ईश्वर, छोटों की हालत कहीं भी अच्छी नहीं है। धन्यवाद। और अभी अब आपने शायद एक नीम रोशनी में तो मुझे याद है कि कहा है, लेकिन बाकी मैं भूल गया कि एक दो आप मित्रों ने जो बताया था, मैं कहूँगा कि एक बार फिर वो बताएं। वैसे कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो अच्छी भी हो तो पाठ की दृष्टि से अच्छी नहीं होती, उसी में ये कविता है नीम रोशनी में, लेकिन फिर भी 1993 की कविता है और समाज बदल रहा था, अच्छे अर्थों में नहीं। ना तो 1991 में दुनिया बदली सोवियत संघ के विघटन के साथ, वो भी अच्छे अर्थों में थी, और न ही 1992 14 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो भारतीय समाज बदला, उस बदलाव को भी अच्छे अर्थों में नहीं ले सकते हम। लेकिन वो विडंबना कैसी थी, किस तरह की साजिशें थी, उसको लेकर ये एक छोटी सी कविता है, छोटे छोटे 3 खंडों में, नीम रोशनी में, यानी आधी रोशनी में। नीम रोशनी में कुछ भी नहीं किया जा सकता,
बातें नहीं की जा सकती, बातें कही और सुनी तो जा सकती है, बतियाया नहीं जा सकता, यानी संवाद नहीं होगा। बातें कही और सुनी तो जा सकती है, बतियाया नहीं जा सकता, कविता नहीं लिखी जा सकती, प्यार तो हरगिज नहीं किया जा सकता, प्यार तो हरगिज नहीं किया जा सकता। नीम रोशनी में अपने समय को भी नहीं देखा जा सकता, फिर इतिहास को देखने की तो बात ही बेमानी है, फिर इतिहास को देखने की तो बात ही बेमानी है। घुप अंधेरा हो और कुछ भी न दिखे आंखों को, तो हाथ ढूंढ लेते हैं दिशा। घुप अंधेरा हो और कुछ भी न दिखे आंखों को, तो हाथ ढूंढ लेते हैं दिशा, पांव ढूंढ लेते हैं रास्ता। पर कितनी खतरनाक है यह नीम रोशनी। सब कुछ दिखता है पर कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता, सब कुछ दिखता है पर कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। जब आदमी सिर्फ आवाजों के पीछे दौड़ने लगे, जब आदमी सिर्फ आवाजों के पीछे दौड़ने लगे और रोशनी इतनी मध्यम हो कि पुकारने वाले छायाओं की तरह दिखे, तब किसी भी चीज को धुंधलाया जा सकता है। इतिहास को, विश्वास को, किसी भी चीज को, तब किसी भी चीज को धुंधला किया जा सकता है, धुंधलाया जा सकता है। इतिहास को, विश्वास को, किसी भी चीज को। पीछे पीछे भागते आदमी के साथ यह सुविधा है, जो लोग पीछे भागते रहते हैं किसी के, पीछे पीछे भागते आदमी के साथ यह सुविधा है कि वह सोचता हुआ नहीं होता, वह सोचता हुआ नहीं होता। और अब इसका अंतिम हिस्सा, सबसे पहले रोशनी धुंधली की, सबसे पहले रोशनी धुंधली की, फिर पसीने की तरह इत्मीनान से पोंछ डाले अपने चेहरे से खून के छींटे। पसीने की तरह इत्मीनान से पोंछ डाले अपने चेहरे से खून के छींटे, और रक्त के फव्वारों को इतिहास की ओर मोड़ दिया, और रक्त के फव्वारों को इतिहास की ओर मोड़ दिया। वे सदी के सबसे चालाक हत्यारे हैं, वे सदी के सबसे चालाक हत्यारे हैं। उनका दावा है उन्होंने दुनिया भर की बेहतरी के लिए की है दुनिया भर की हत्याएं, दुनिया भर की बेहतरी के लिए की है दुनिया भर की हत्याएं। तो मित्रों, जो मुझे दिखा था वो लगता है कि सारी कविताएं हो गई, और कोई एक और झूठ की अदाएं कितनी मारक है वो भी है। तो याद नहीं आ रहा है कि किसमें, शायद इसी से अगर होना चाहिए था। ये इसी में है। और तो एक व्यवधान आया, और मित्रों ये छोटी सी कविता जो उधर से हमारे मित्र ने एक पंक्ति लिखी और कविता संयोग से मिल गई, तो मैं उसे पढ़ देता हूँ। और फिर तब तक कुछ और चीजें आएंगी तो हम पढ़ेंगे। शायद वो लगता है कि समय भी पूरा हो रहा होगा, और हो ही गया है, थोड़ा सा विलंब हुआ है जिसके कारण हम थोड़ा समय ले सकते हैं। झूठ के पास है सबसे सुंदर परिधान। अभी तो देख लीजिए, झूठ के पास तो 10-10 लाख के सूट हैं, तो परिधानों की क्या कमी। झूठ के पास है सबसे सुंदर परिधान, कीमती आभूषणों से लदा है झूठ। झूठ की अदाएं सबसे मारक है, झूठ की अदाएं सबसे मारक है। उसके इशारों पर नाच रही है दुनिया, उसके इशारों पर नाच रही है दुनिया। चारों ओर बज रहा है झूठ का डंका, सोने की जल गई पर आबाद है झूठ की लंका। सोने की जल गई पर आबाद है झूठ की लंका। झूठ के हवाले ट्राय का किला, झूठ के हवाले नील का पानी, हड़प्पा की मुद्राएं, बेबीलोन के वैभव, बादशाह फारस की बादशाहत, इब्राहिम की तदबीर, जरथुस्त्र का चिंतन, बुद्ध की करुणा, कन्फ्यूशियस का दर्शन, कलिंग का युद्ध, संयोगिता की प्रेम लीला, पानीपत की पराजय, पलासी का षड्यंत्र, सब झूठ के हवाले। पूरा इतिहास सब झूठ के हवाले। सच पराजित तो होता रहा है मगर इतना हताश पहले कभी नहीं दिखा। सच पराजित तो होता रहा है मगर इतना हताश पहले कभी नहीं दिखा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 बातें करूंगा। शुरू में जब मैं बातचीत कर रहा था तो
कुछ ऐसी टिप्पणियां इसके शुरू होने के पहले ही आ चुकी थी जो बहुत निराश कर रही थी, तो उसके कारण नकारात्मकता के तत्व तो ज़्यादा थे, लेकिन वो कम नहीं हुए हैं। लेकिन अपनी तरह से है कि समय पे सब कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है। वरवर राव जी के लिए हमारी लड़ाई एक बार फिर से शुरू है, लोग कर रहे हैं। और अभी जन संदेश टाइम्स में रविभूषण जी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, कवि से क्यों डरता है शासक, इस पर को लेकर के बहुत ही अच्छा लेख लिखा है और उससे हमारा पक्ष बहुत मजबूत होता है। जन संदेश टाइम्स ने ही बहुत पहले एक पेज का एक लंबा उनका साक्षात्कार भी छापा था, तो और मैं उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बिहार में ऐसे लोग भी हैं कि वह बात भी करो, कोई अच्छी बात भी बताओ तो उनको बुरी लग सकती है, इसलिए। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा साक्षात्कार था। मैंने स्वयं इंडिया टुडे में उस संग्रह की समीक्षा लिखी थी जो अभी भी मेरे पास है, और जिसमें हमने ये उठाया था कि साहस का भी एक सौंदर्य हो सकता है। सौंदर्य, क्योंकि कविता अंततः जो कुछ भी हम लिखते हैं, विचार को हम सौंदर्य के धरातल पर ही ले जाते हैं तो कविता बनती है। कविता तभी बनती है संवेदना के धरातल पर या सौंदर्य के धरातल पर, दोनों भी कहिए। दोनों संवेदना जब आएगा तो सौंदर्य भी आएगी, तो सौंदर्य भी पैदा होगा, और सौंदर्य आएगा तो एक संवेदनशीलता उसमें अनुश्रुत तो होगी ही, निश्चित रूप से उसका एक रिश्ता बनता है। तो वो साहस के का जो सौंदर्य का कैसा सौंदर्य हो सकता है, इसका एक नया आदर्श वरवर राव की कविताओं ने हमें हमारे सामने रखा था, और उसी से हमें यह साहस भी मिलता है कि हम साहस के साथ उनके पक्ष में, उनकी लड़ाई के पक्ष में, उनकी रिहाई के पक्ष में, उनके बीमारी से मुक्त होने के पक्ष में खड़ा हूँ। और हम अगर खड़ा हो सके, और आज का मेरा काव्य पाठ भी उसी के पक्ष में था, उनके ही पक्ष में था, तो हम इस समय के जो बहुत सारे निर्मम संकट हैं, और बिहार तो संकटों की एक प्रयोग स्थल ही बन चुका है। कोरोना से पूरी दुनिया तबाह है, लेकिन बिहार की तबाही, बिहार में सत्ता की लापरवाही का एक अलग ही रूप दिखा, एक बहुत ही खराब दिखा। मुझे लगता है कि ये जो सबसे ज़्यादा लापरवाह और बहुत क्रूर राष्ट्रपति के रूप में दिख रहा है ब्राज़ील का राष्ट्रपति, जहां इतने लोग मरे हैं, सब कुछ हुई है, लेकिन उसकी लापरवाही और उसकी क्रूरता में भी थोड़ी मनुष्यता की चिंता है कि उसने आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए ये रखा है कि जो मर गए हैं वो तो मरे हैं, लेकिन जो जीवित बचे उनके बेहतर जीवन को भी बचाया जाए, उनकी जीवन में की बेहतरी को कम न किया जाए, ये एक दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत आदर्श और अच्छी बात है, लेकिन ये भी है बिहार में दोनों ही नहीं है। जो मर रहे हैं तो मर ही रहे हैं, मार दिया जा रहा है, जो बचे रहेंगे उनका जीवन भी बेहद नारकीय, बेहद खराब, जीने के लायक नहीं हो, ऐसी परिस्थितियां बिहार की सत्ता और सरकार पैदा कर रही है। ऐसे समय में हम इस कविता के माध्यम से, कविता पाठ के माध्यम से बिहार की सरकार की अकर्मण्यता और निष्क्रियता की निंदा भी करते हैं, और निंदा ही नहीं करते हैं, और बिहार के लोगों का आह्वान करते हैं कि आप इसके पक्ष में, जनता के पक्ष में, जीवन के पक्ष में, संघर्ष के पक्ष में खड़ा हो। आपको निजी रूप से मुझसे शिकायत है तो कोई बात नहीं, हो सकता है। अगर मेरे किसी खास वंश में पैदा होने से शिकायत है तब भी कोई बात नहीं, उससे तो मुझे भी शिकायत है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आदमी का बस अपने पैदा होने पर चलता नहीं है। तो वो करते रहिए, और वो लोग, अगर वो लोग करें जिनको हमारे वंश के लोगों ने आहत किया होगा, यानी दलित, पिछड़े, मजदूर, तो समझ में आता है। लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी अगर हमारे थोड़ा अपेक्षाकृत हीनतर वंश से शिकायत है तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है, आप इसी तरह से अपने ब्राह्मणत्व को जगाए रखिए। और सचमुच ब्राह्मणत्व से अलग अगर मनुष्यत्व भी बचा है आपके भीतर, तो बिहार जो है, बिहार के पक्ष में, वहाँ के लोगों के पक्ष में, वहाँ जनता के पक्ष में खड़ा होइए। माफ़ कीजिएगा, आप सब में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि इस फेसबुक पर आने की स्वीकृति देने के बाद आज 1-1.5 घंटे पहले मैंने देखा कि एक प्रत्युष चंद्र मिश्र ने बहुत भद्दी गालियाँ दी हैं, जिसके कारण मेरा मन खट्टा रहा और इसके कारण ही मैं ये बोल रहा हूँ, अन्यथा ये बातें नहीं करता। और मुझे लगा कि ये कह देना चाहिए, लोगों के सामने बता देना चाहिए। और
ताकि उन्हें भी पता चले कि मुझे मालूम है, और जो उनके पीछे हैं उन्हें भी पता चले कि मुझे मालूम है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।